हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का फिजिक्स। ठीक है। और आज हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है ये सभी PYQ है। ठीक है। और एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाया गया ये सभी क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि आपका इन सभी ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ। और आप यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन लिया गया है। आपको बताना है इसमें से कितना आपका सही हुआ। कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। अगर सही हुआ तो अच्छी बात है, और अगर गलत भी हो जाए तो घबराना नहीं है। अभी हम सबके पास बहुत टाइम है, हम लोग अच्छे से तैयारी इसका करेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बताइएगा कितना आपका सही हुआ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ठीक है। देखिए, प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है, ये होती है निर्वात में। कहाँ होती है? निर्वात में होती है। सबसे अधिकतम प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। ठीक है। उससे देखिए, एक बात ये भी याद रखिएगा, जिसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है, उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है। जिसका अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की चाल क्या होता है? उसमें ज़्यादा होता है। प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। ठीक है। यहाँ पे निर्वात तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हवा दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे हवा को टिक करेंगे। ठीक ठीक है। और ये याद रखिएगा कितना होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। ठीक है। हवा में कितनी होती है? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, या निर्वात में बोल सकते हैं कितना प्रकाश का चाल होता है, तो 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम जल का अपवर्तनांक का बात करें, अगर हवा का अपवर्तनांक का पूछे, हवा का अपवर्तनांक म्यू पूछे, या म्यू हम इसको हम लोग एन भी बोलते हैं, इसका अगर एन पूछे तो 1 होता है। जल का अगर अपवर्तनांक आपसे पूछे तो बोलिएगा 1.3 होता है। कितना होता है? लगभग 1.3 होता है। ठीक है। शीशा का पूछे, मतलब कांच का पूछे, कांच का हम बात कर रहे हैं, तो इसका होता है 0.5 होता है। ठीक है। और हीरा का अगर बात करें अपवर्तनांक का, तो 2.4 होता है। ठीक है। 2.42 बोल सकते हैं इसको हम लोग, 2.42। ठीक है। याद रखिएगा ये सभी चीज़। लेकिन आपसे पूछा क्या था, प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है, तो निर्वात में होती है। किस में होती है? अधिकतम निर्वात में होती है। ये आपका सही आंसर है। ठीक है। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 पर देखिए, यहाँ पे ना सिर्फ नाम का 20 क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत 20 से ज़्यादा ही हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ये सवाल भी 2018 में पूछा गया था और 2021 में पूछा गया था। देखिए, अगर हम अपसारी लेंस का बात करें तो ये होता है अवतल लेंस। क्या होता है? ये अवतल लेंस। ये अगर अवतल लेंस है तो अगर इसका हम मुख्य अक्ष बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। जब प्रकाश किरण आती है यहाँ से ऐसे आती है, समांतर आती है, मुख्य अक्ष से समांतर आती है, यहाँ तक आई, तो ये क्या होती है, ये इधर इधर हो जाती है। ठीक है। इधर चले जाती है, ये मुड़ जाती है, तो यहाँ पे आया ये। तो यहाँ पे ये क्या होती है? फैल जाती है। क्या होती है? ये फैल जाती है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अपसारी लेंस कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट और पूछा जाएगा। बताइए, अगर यहाँ पे इधर ये मिल रहा है तो ये फोकस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका फोकस हो जाएगा। फोकस इस साइड हुआ तो हम इधर से इधर नापेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? फोकस आपका निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। तो ये भी याद रखना है कि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? फोकस जो होता है वो निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत पूछेगा। अगर हम उत्तल का बात करें, उत्तल का अगर हम बात करें तो ये हुआ उत्तल लेंस। क्या हुआ? ये उत्तल लेंस हो गया। ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ से आएगी, समांतर किरण आएगी, तो ये क्या होती है? एक बिंदु पर करके जमा हो जाती है। ये एक बिंदु पर क्या हो गई? जमा हो गई। तो ये सब फोकस भी कहलाएगा। तो यहाँ पे जमा हो रहा है किरण सब, यहाँ पे क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। यहाँ पे जमा हो गया ना, तो इसको कहेंगे हम लोग ये अभिसारित हो गया। इसीलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। और चूंकि हम इधर फोकस का इधर हुआ, तो हम लोग इधर से इधर नाप रहे हैं, तो फोकस जो होगा इसका
पॉजिटिव होगा। क्या होगा, अगर ध्रुव से अगर आप यहाँ से इधर नापिएगा, इस साइड नापिएगा, इधर नाप रहे हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, फोकस इसका पॉजिटिव होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसका जो फोकस होता है उत्तल का, ये उत्तल लेंस है आपका। कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ये धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अवसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे, अपसारी लेंस कहते हैं, तो अपसारी लेंस को कहते हैं हम लोग, अवतल लेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए अवतल लेंस लिखा गया है, अवतल लेंस लिखा गया है, तो ये हुआ आपका अपसारी लेंस। यही है आपका सही आंसर, अपसारी लेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगर हम उत्तल लेंस का बात करें तो ये तो अभिसारी लेंस है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, किरण आकर के सब जमा हो गया, अभिसारित हो गया, इसको कहेंगे हम लोग अभिसारी लेंस। क्या कहेंगे इसको हम लोग, अभिसारी लेंस कहेंगे, अभिसारी लेंस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ये 2018 में भी पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, अवतल को तो अपसारी कहते हैं, लेकिन उत्तल को हम लोग अभिसारी कहते हैं, ठीक है। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3 देखिए क्या कहता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखिए सबसे अधिक जो होता है वो होता है निर्वात में। क्या होता है वो अभी आपको बताए भी थे सवाल नंबर 1 में, निर्वात में सबसे अधिक होता है, उससे कम होता है हवा में, उससे कम होता है हवा में, ठीक है, उससे कम होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, क्योंकि देखिए निर्वात मतलब क्यों, जब ये हवा हो ही ना, तो मतलब रोकने वाला उसको कोई नहीं होगा, तो वहाँ पे वो अधिक गमन करेगा, ये ज़्यादा गमन करेगा। लेकिन हवा में क्या, तो कुछ धुलकन सब भी रहता है, तो यहाँ पे हल्का सा रुकावट होता है, ठीक है। तो निर्वात में सबसे अधिक होगा, हवा में क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा, वायु में प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात की अपेक्षा कम होती है, मतलब निर्वात में ज़्यादा होता है, वायु में कम होता है। तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात की अपेक्षा कम होती है, और निर्वात में ज़्यादा होता है। लेकिन वायु का पूछा गया, वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये कम होती है। किससे कम होती है, निर्वात की अपेक्षा कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2021 में सवाल पूछा गया था। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। सवाल को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि, देखिए 2018 में सवाल पूछा गया था, ये क्या बताता है, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है। क्या कहता है, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, वस्तु की सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। हाँ भाई, आवर्धन ऋणात्मक इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा होगा, सही बात है ये। ऑप्शन नंबर ए तो सही लग रहा है हमको। लेकिन ऑप्शन नंबर अगला पढ़ लेते हैं, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा तो नहीं होगा, क्योंकि आवर्धन ऋणात्मक है तो सीधा नहीं होगा। वस्तु से प्रतिबिंब छोटा होगा। देखिए छोटा तो दोनों में होता है, छोटा सीधा में भी छोटा हो सकता है या उल्टा में भी छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ऋणात्मक मतलब, तो ऋणात्मक मतलब छोटा तो होगा, सीधा में भी छोटा होता है, इसका मतलब थोड़ी कि ऋणात्मक हो जाएगा आवर्धन, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या कहता है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा छोटा होने से मतलब नहीं है, इसका ऋणात्मक का मतलब क्या है, उल्टा। क्या होता है यहाँ पे, अगर ये लिखता कि बड़ा है लेकिन वस्तु क्या है, उल्टा है, सही होता, छोटा है लेकिन उल्टा है, ये भी सही होता है। बड़ा से मतलब नहीं है, उल्टा से हमको मतलब है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उल्टा बनता है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पर हम लोग। सवाल नंबर 5 ये क्या कहता है, अपने से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या कहता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अब माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है, और देखिए 2011 में पूछा है, 2015 में, 2021 में, हर जगह ये सवाल पूछा गया है। देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग एन से या तो इसको हम लोग म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है आपतन कोण की जया, आपतन कोण मतलब क्या, आई, आपतन कोण मतलब क्या, आई, जया बोलता है, आपतन कोण की जया, जया को इंग्लिश में हम लोग साइन कहते हैं, SIN साइन, आपतन कोण की जया। और अपवर्तन कोण मतलब क्या, आर, कोण की जया, जया मतलब होता है साइन, इसी के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक। तो सूत्र क्या निकला आपका, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर ए में ही है, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, प्रकाशिक माध्यम
कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं 2021 में पूछा हुआ है। 2 प्रकार का ये होता है, एक होता है विरल और एक होता है सघन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हवा का, यहाँ पे हवा है और यहाँ पे पानी है, बताइए इसमें कौन विरल कौन सघन है। तो विरल में क्या होता है, घनत्व कम होगा, और सघन में क्या होगा, ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत। तो यहाँ पे हवा में क्या होता है, घनत्व कम होता है। ठीक है, तो इसका घनत्व कम है क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना सा बराबर अगर जगह ले रहे हैं तो हवा का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा भाई। एक बाल्टी उठाइए जिसमें हवा भरा हुआ है और एक बाल्टी उठाइए जिसमें पानी भरा हुआ है, किसमें द्रव्यमान ज़्यादा है, पानी वाला में ना। तो पानी का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका मतलब घनत्व इसका ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो ये हो जाएगा सघन, ये क्या हो जाएगा आपका, सघन हो जाएगा। और ये उतना ही आयतन में, इसका वजन अगर कम है, द्रव्यमान कम है, तो ये हो जाएगा विरल, मतलब इसका घनत्व कम है। ठीक है, अगर उसी तरह अगर हम पूछें कि पानी में और कांच में बताइए कौन सघन कौन विरल है, तो बोलेंगे पानी क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और कांच क्या हो जाएगा आपका, सघन हो जाएगा। नहीं तो अगर आप क्या कीजिए, एक बाल्टी में पूरा कांच भरिए, एक बाल्टी में आप पानी भरिए, ये कौन ज़्यादा भारी लग रहा है आपको, तो देखिएगा कांच वाला भारी लग रहा है। ठीक है, तो कांच क्या हो जाएगा, सघन, और पानी क्या हो जाएगा, विरल। तो पूछा कितने प्रकार के माध्यम होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। 2021 में पूछा था ये सवाल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए ना, एक सवाल लेकिन आपको कितना चीज़ हम बता रहे हैं। नंबर 7, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कितनी होती है। 2019 और 2021 में पूछा गया था। देखिए अगर आपसे पूछे कि हवा है और यहाँ पे पानी है, पानी मतलब नदी, पानी मतलब क्या है, नदी है। ठीक है, आपको हम बोले कि रोड पे दौड़ो, कहाँ दौड़िए, रोड पे दौड़ो, रोड पे दौड़िए, रोड पे दौड़ने बोले। ठीक है, और एक तरफ बोले कि हम नदी में, आप नदी में दौड़िए, दौड़िए। बताइए कहाँ पे दौड़ पाइएगा आप, कहाँ पे दौड़िएगा ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा स्पीड से कहाँ दौड़ेगा, कहाँ पे आपका ज़्यादा स्पीड, कहाँ पे आपका ज़्यादा होगा, स्पीड कहाँ पे आपका ज़्यादा होगा, बताइए। तो आप बोलेगा जाहिर सी बात है, जहाँ पे रोड पे दौड़ेंगे तो ज़्यादा स्पीड से दौड़ेंगे, लेकिन अगर पानी में दौड़ेंगे तो क्योंकि पानी आ गया ना तो बीच में कम दौड़ेंगे। अगर आपके गला तक पानी आ गया तो आप बहुत कम दौड़ने के बाद चलने में भी आपको दिक्कत होगा। मतलब क्या, जहाँ पे आप कम चल पाते हैं तो बताइए वो क्या होगा, विरल होगा, सघन होगा। तो जहाँ पे आप कम चल पाते हैं तो वो होगा आपका सघन माध्यम, क्या होगा, सघन माध्यम। और जहाँ पे आप ज़्यादा चल पाते हैं वो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो विरल माध्यम, जो कि यहाँ पे हवा विरल माध्यम है। ठीक है, और पानी क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। मतलब सघन माध्यम में आप नहीं चल पाइएगा उतना स्पीड से, मतलब चाल आपका कम होगा, और विरल में क्या हो जाएगा, आपका चाल अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, ज़्यादा होती है। आप विरल में ज़्यादा चल पाइएगा, हवा में आप ज़्यादा चल पाते हैं पानी की अपेक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो बी मारे हैं ये आप सबका सही आंसर है। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर देखिए क्या कहता है, 8 नंबर सवाल। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। 2021 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। देखिए अगर पानी, एक बाल्टी है, क्या एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, पानी क्या है इसमें भरा हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा ना, अगर आप ऊपर पे यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा ना, लगेगा कि ये बाल्टी का ये जो गहराई, ये तली है, ये तली जो दिख रहा है आपको, लगेगा ये ऊपर यहीं पे है, यहीं पे है ये। लेकिन जैसे आप अपना ये हाथ बढ़ाते हैं अंदर, तो आप अंदर डालते जाते कि यहाँ तक आ गया, मतलब आपका पूरा हाथ भीग जाता है। तो ये किसी कारण दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस कारण दिखाई देता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होती है, सघन से जाती है और ये विरल में नहीं जा पाती है, वापस इसी माध्यम में टकराकर वापस लौट जाती है। इसको ही कहते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसमें जो आपतन कोण का जो मान होता है वो क्रांतिक कोण से क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, परावर्तन में क्या होता है कि ये आपका दर्पण है, ठीक है, एक किरण आती है और टकरा के यहाँ से लौट जाती है, मतलब आई और वो लौट गई, इसको कहते हैं हम लोग परावर्तन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा था पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है, तो ये होगा अपवर्तन हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो अगर इसमें आप पेंसिल रखिएगा ना, पेंसिल अगर आप ऐसे रख दिए हैं तो आपको पेंसिल में ये टेढ़ा दिखाई देगा, तो ये भी अपवर्तन का ही कमाल है, अपवर्तन कारण ही दिखाई देता है पेंसिल टेढ़ा भी। ठीक है, ये भी सवाल शायद पूछा हुआ एग्जाम में है। आते अगले सवाल पर, सवाल नंबर 9 पर। क्या कहता है सवाल नंबर 9, पानी में डाली हुई छड़ी
टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है अभी आपको बताया। इसका क्या कारण है? अपवर्तन है। क्या कारण है इसका? अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10 भी क्या कहता है? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? देखिए, ये आपका विरल माध्यम है, ठीक है, हवा समझ लीजिए, और ये आपका कांच है। तो सघन हो गया ये सघन हो गया, और ये हवा है आपका, हवा, और ये बीच में कांच का एक सिल्ली ले लिए हम लोग, और ये वापस अब हम हवा में आ गए। हवा मतलब क्या? विरल माध्यम। ठीक है, तो जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से आई, ठीक है, आ गई, ये अभिलंब है, टेढ़ा हो गया मेरा अभिलंब, अभिलंब, ये क्या हो जाएगी? हल्की सी मुड़ जाएगी, ये सीधे तो नहीं जा पाएगी, ये क्या हो जाएगी? अच्छा, ये अगर सीधे जाना चाहती है तो ऐसे जाती है, ठीक है, लेकिन ये जा नहीं पाएगी सीधे, ये मुड़ जाएगी, ये मुड़ गई ऐसे, ठीक है। अब फिर ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम जो फिर मुड़ जाएगी, ठीक है, ऐसे मुड़ गई है। यहाँ पे हम डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, तो इसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है इसका? आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण। इसका नाम जो है ये अपवर्तित किरण, आपको हम डिटेल से बता रहे हैं, ठीक है, अपवर्तित किरण। और ये जो दोबारा जो निकला आपतित अपवर्तित, अब तीसरा जो होगा वो होगा निर्गत, निर्गत किरण, इसको ही कहते हैं हम लोग, निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है। और ये जो रहा अभिलंब, इसी को कोण को कहते हैं हम लोग इमर्जेंट एंगल, मतलब निर्गत कोण कहते हैं। तो यही पूछा आपसे, निर्गत किरण और अभिलंब, तो ये रहा अभिलंब आपका और ये रहा निर्गत किरण, इसी के बीच कोण क्या कहते हैं हम लोग? निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर, आपतन कोण गलत हो जाएगा, परावर्तन कोण नहीं, निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 11, क्रांतिक कोण है। देखिए अच्छे समझिए, क्रांतिक कोण परिभाषा भी पूछता है इसमें। देखिए ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम। देखिए कॉन्सेप्ट अगर समझा हुआ रहेगा ना तो आप कभी गलती नहीं करिएगा, ठीक है। देखिए जब भी क्रांतिक कोण का बात आए तो प्रकाश हमेशा सघन से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? हमेशा सघन से। यहाँ से गुजारते हैं हम प्रकाश, ठीक है, गुजरा, यहाँ पे डाल देते हैं अभिलंब, अभिलंब डाल दिया, ठीक है। अगर हम बात करें पहले इधर यहाँ से लें, अगर यहाँ से डालें तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये ऐसे मुड़ जाएगा। फिर अगर यहाँ पे डालें हम तो यहाँ से थोड़ा और ये मुड़ जाएगा। लेकिन अब की बार ये क्या हो रहा है? ये सीधे इसी में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये सीधे इसी में जा रहा है। तो बताइए आपकी बार अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब आर आपका कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अगर ये आर 90 डिग्री हो गया ना, ये वाला कोण, अगर ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाए, ये कोण 90 डिग्री हो जाए, तब जो आपतन कोण होगा ना, ये वाला आपतन कोण, इसी को ही हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, हिंदी में क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बोले हम? अगर ये वाला कोण, ऊपर वाला कोण, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तब हम लोग इस कोण को, आपतन कोण को ही हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। परिभाषा याद रखिएगा। क्या बोलेंगे परिभाषा? इसका परिभाषा पूछा जाता है, क्रांतिक कोण का परिभाषा बताइए, तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और इस अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तब इस आपतन कोण को ही, तब इस आपतन कोण को ही, आपतन कोण को ही, आपतन कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। मतलब आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे। कब? जब अपवर्तन कोण क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए तब। तो बताइए ये क्रांतिक कोण जो बना ये आपतन कोण ही है, तो ये कहाँ बना? सघन माध्यम में बना। किसके बीच कोण बना? ये बना अभिलंब और आपतित कोण के बीच। तो सघन माध्यम में बना अभिलंब और आपतित कोण के बीच, तो सघन माध्यम में बना। सही है भाई, सघन माध्यम में आपतन कोण है, ये सही है, बिल्कुल सही है। सघन माध्यम में आपतन कोण है, सघन माध्यम में ये आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, ये सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन? अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। विरल माध्यम में, विरल माध्यम में बना है कि नहीं बना है? गलत हो जाएगा ये। सघन माध्यम में, ठीक है। अपवर्तन कोण नहीं भाई, अपवर्तन कोण 90 होगा, ये शर्त है। अपवर्तन कोण को नहीं कहते हम लोग, आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण, तो ये भी गलत हो जाएगा। विरल माध्यम नहीं, विरल माध्यम तो बनता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। क्रांतिक कोण जो है वो सघन माध्यम में आपतन कोण है, ठीक है। अच्छा परिभाषा याद रखिएगा, क्रांतिक कोण का क्या होता है हम एक बार बोल देते हैं, सुन लीजिए आप लोग। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है,
तब आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बोल देंगे हम लोग। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 12। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। सॉरी, ये अपवर्तन, ये आवर्तन है। रुकिए, अब आवर्तन, ये नहीं आवर्तन, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही इसका। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। देखिए, उत्तल लेंस, सवाल नंबर 13। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्षमता मतलब क्या? पी। ठीक है, परिभाषा पुलिस क्या बोलेंगे? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको हम लोग पावर ऑफ लेंस भी कहते हैं, पी। सूत्र क्या होता है? पी बराबर 1/f। पी बराबर क्या होता है? 1/f। अभी आपको बताए थे जस्ट पहले, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? इसकी फोकस जो होता है वो धनात्मक होता है, तो यहाँ पे फोकस हम लोग धनात्मक लेंगे। बताइए, अगर फोकस धनात्मक में आएगा तो पी क्या होगा? धनात्मक में भी आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उसी तरह से पूछा जाए, बताइए अवतल लेंस का फोकस क्या होता है? अवतल का अगर बात किया जाए अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है। तो अगर ऋणात्मक यहाँ पे रखेंगे, ऋणात्मक मान आएगा तो उसमें ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा किससे? आपका उत्तल लेंस का, तो इसका क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, 14 नंबर सवाल। किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है, अभी आपको बताए, P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। क्या होता है? P बराबर 1/f। इसका एस आई मात्रक याद रखिएगा। इसका एस आई मात्रक बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए? फोकस जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 1/मीटर हो जाएगा। तो या तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मीटर इनवर्स। इसी को हम लोग डायोप्टर भी कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए में सही है। इसका सही हो रहा है ना आप सबका? ठीक है, बताइएगा कमेंट करके लास्ट में। सवाल नंबर 15। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, ये अगर ये दर्पण है, ये दर्पण बना देते हैं हम, ये आपका अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये मुख्य अक्ष जो होता है ये ध्रुव पर क्या होता है? ये लंब होता है, लंब, अभिलंब होता है। 45 गलत है, ये 45 ये गलत है। 180 ये भी गलत है। 135 ये भी गलत है। तो ये अभिलंब होता है, ये 90 डिग्री पे रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यही सही हो जाएगा, ये भी। सवाल नंबर 16। एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। देखिए, अगर ये एक आदमी है, ऐसे समझिए यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे एक आदमी पेपर पढ़ रहा है, ये पेपर यहाँ पे हाथ में लिया है, पेपर हाथ में लिया, पकड़ा है पेपर, और ये यहाँ पे आँख है इसका, ठीक है, पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये दूरी कहता है कितना होना चाहिए कम से कम जो आदमी पेपर पढ़ पाए। अच्छा बताइए, अगर यहाँ पे अगर एक आदमी है, ठीक है, और ये पेपर यहाँ पे आँख में सटा दे, मतलब पढ़ो, तो पढ़ पाएगा ये? नहीं। तो मतलब ये कम से कम वही पूछा कितना दूरी पर रखे जो साफ साफ हम पढ़ पाए। तो ये दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखिएगा, अगर आपकी किताब आपके आँख के पास में यहाँ पे किताब अगर सटा दे, क्या पढ़ पाइएगा आप? नहीं पढ़ पाइएगा भाई। तो ये पूछा है कि कितना होना चाहिए तब स्पर्श की न्यूनतम दूरी, कितना दूरी में रखें न्यूनतम दूरी में कि हमको साफ साफ दिखाई दे। तो कितना होना चाहिए? इसका आंसर 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर दूर बिंदु पूछा जाए तो दूर में हम क्या देखते हैं? हम लोग चांद तारा भी देख लेते हैं। तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा आपका? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अनंत हो जाएगा। तो ये दूर अगर पूछे तो अनंत बोलेंगे, लेकिन अगर न्यूनतम पूछे तो हम लोग 25 सेंटीमीटर बोलेंगे। ये सवाल 2019 में 21 में भी पूछा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल, सवाल नंबर 17। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी पूछी है। 2014 का सवाल है ये। तो बताइए, अभी बताया आपको अधिकतम मतलब क्या? चांद तारा सूरज सब देख लेते हैं आप, मतलब क्या वो बहुत दूरी पे है, मतलब अनंत, इन्फिनिटी है ये, इन्फिनिटी, अनंत पे है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 18। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं हम, आपको हम डिटेल से अच्छे से बता देते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, जैसे अगर ये प्रिज्म है, त्रिभुजाकार प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश आ रही है यहाँ पे, तो ये क्या होती है? टूट जाती है, विभक्त हो जाती है, विचलित हो जाती है। पहले तो विभक्त हो जाएगी, फिर क्या? विचलित होगी, फिर मुड़ेगी भी। मतलब क्या, पे यहाँ से जाना चाहता था ये ऐसे,
नहीं जा पाएगा, ये मुड़ जाता है कितने रंगों में, 7 रंगों में, 1 2 3 4 5 1 6 और यहाँ पे बना देते हैं, ये थोड़ा 7 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये होता है बैजानी, बै, फिर ये जा, फिर नी, फिर हो, बैजानी, फिर पी, फिर ना, फिर ला, ठीक है। नाम क्या है हम लोग, बैजानी पिनाला, बै जा नी पी ना ला, ये 100 टिक याद रखेगा, ठीक है। तो बताइए सबसे ज़्यादा मुड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा कौन मुड़ा है, सबसे, देखिए ये इधर के रन जा रहा था, इधर जा रहा था, सबसे ज़्यादा मुड़ा कौन है आपका, ये इतना मुड़ गया, ये कौन है, बैगनी, कौन है ये, बैगनी मुड़ा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बैगनी मुड़ा है, तो ये याद रखिएगा, संबंध याद रखिएगा, डेल्टा जो होता है वो म्यू के समानुपाती होता है। डेल्टा क्या है भाई, मुड़ा हुआ कौन है, ये विचलन कौन है, ये क्या आपका, ये विचलन कौन है, इसको हम लोग विचलन कौन कहते हैं, डेल्टा, विचलन कौन कहते हैं, विचलन कौन है, मतलब जितना ज़्यादा जो मुड़ेगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मुड़ेगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जो ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसका तरंग दैर्घ्य जो होगा वो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, मतलब सब इसको समानुपाती होता है ये लेम्डा का, मतलब क्या, ये समानुपाती होता है। फिर से यहाँ पर लिखिए अच्छा से, डेल्टा जो होता है अपवर्तनांक का समानुपाती होता है, लेकिन अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बैगनी ज़्यादा मुड़ा है, बैगनी ये ज़्यादा मुड़ा है तो इसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है तो इसका तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये होता है संबंध, ठीक है। समानुपाती मतलब ये अगर ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, अगर ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बटे में लिखा है मतलब कम होगा, ठीक है। तो बैजानी ज़्यादा मुड़ा, बैगनी ज़्यादा मुड़ा तो अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, लेकिन अपवर्तनांक अगर ज़्यादा है तो इसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे क्या होता है, कम होता है, तरंग दैर्घ्य का लेम्डा का बात करें सबसे कम। लेकिन वैसे वही बात करें, लाल का बात करते हैं, बात करते हैं हम लोग लाल का बात करते हैं, तो लाल क्या होता है, सबसे कम मुड़ा, ये सबसे कम, इतना सही मुड़ा है, इतना सही मुड़ा है, ये कम मुड़ा है, ये कम मुड़ा है, तो इसका अपवर्तनांक भी कम होगा, अगर अपवर्तनांक कम होगा तो ये इसका ज़्यादा हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, लेकिन अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा, लाल का विचलन कोण अगर डेल्टा का बात करें कम होता है, अगर विचलन कम होगा तो अपवर्तनांक भी कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा, तो बताइए अपवर्तनांक कम है तो ये लेम्डा क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य इसका ज़्यादा होगा, ये याद रखिएगा। लाल का विचलन कोण, ये मुड़ता कम है, अपवर्तनांक भी कम होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है। अगर वही बात करें बैगनी का बात करें, किसका बात करें हम लोग, बैगनी का बात करें तो बैगनी मुड़ा सबसे ज़्यादा है, तो मुड़ा सबसे ज़्यादा है, डेल्टा ज़्यादा हो गया, डेल्टा ज़्यादा तो अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, लेकिन तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या आपसे, किस रंग का विचलन मतलब मुड़ा न्यूनतम है, विचलन यहाँ देखिए लाल रंग, ये सबसे कम मुड़ता है, इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है लेकिन मुड़ता कम है, इसका अपवर्तनांक भी कम होता है, मुड़ता भी कम है, ये विचलन भी कम होता है, नीचे नीचे तीर दिए। अच्छा आपसे पूछा जाए, बताओ खतरे के निशान को दिखाने के लिए हम लोग किस रंग का प्रयोग करते हैं, तो वो भी लाल रंग का, किस रंग का, लाल रंग का, क्योंकि ये मूर्ता कम है, मूर्ता क्या है, ये कम है। तरंग दैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा लाल रंग का, तरंग दैर्घ्य किसका कम होता है, यहाँ देखिए बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग, लाल का, ये कम मुड़ता है ये, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। हम ये याद रखिएगा इस बात को, तो आप कभी नहीं फंसिएगा इसमें, तरंग दैर्घ्य में, अपवर्तनांक में और विचलन कोण में। ये 2020 में सवाल पूछा भी गया था, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ये। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 19, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है, वही बात आ गया, अपवर्तनांक अभी किसका अधिकतम होता है, तो अभी बताया डेल्टा जो होता है वो समानुपाती होता है म्यू का, तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा ना तो उसका डेल्टा भी ज़्यादा होगा। बताइए डेल्टा किसका ज़्यादा होता है, मतलब विचलन कोण किसका ज़्यादा होता है, जिसका विचलन कोण ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, तो अपवर्तनांक किस रंग का ज़्यादा होगा, तो बताइए जिसका डेल्टा ज़्यादा होगा, मतलब जो ज़्यादा मुड़ेगा, तो मुड़ा कौन था ज़्यादा, बैगनी मुड़ा था, तो इसका अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। अगले सवाल पे आते हैं, किस रंग में है ये दिख नहीं रहा है, सवाल नंबर 20 लास्ट सवाल है, कांच का अपवर्तनांक
किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे ये सब सवाल है। कहता है न्यूनतम होता है, अपवर्तनांक न्यूनतम, मतलब म्यू पूछा है कम होता है, तो म्यू कम है तो इसका विचलन भी क्या होगा, कम होना चाहिए, विचलन डेल्टा कम होना चाहिए। तो बताइए मूर्ता कौन कम है, मूर्ता कौन कम है, मूर्ता है लाल कम, लाल सबसे कम मूर्ता है, इसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, सबसे कम होगा, तो ये लाल इसका सही आंसर होगा। लाल का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, इसलिए मूर्ता भी ये कम है। ठीक है, तो ये था हम सबका 20 सवाल। ठीक है, अच्छा और देखते हैं और सवाल है इसमें की, देख लेते हैं, अगर होगा तो बता देंगे। है इसमें एक सवाल और है कि नहीं, 21वां सवाल है, ये भी बता देते हैं। ठीक है, ये बोले थे 20 लेकिन 21 साल बता दिए, और उसमें भी कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएं, उसमें बहुत सारा बन भी जाएगा आपसे। क्या कहता है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। 2021 का सवाल ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो बताइए 1/16 सेकेंड तक, कितना सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक। अगर 1/16 सेकंड तक आपकी आंखों पे कोई चीज़ रहेगा तभी आप उसको देख पाइएगा, नहीं तो नहीं देख पाइएगा। जैसे आप फिल्म देखते हैं, क्या देखते हैं आप, फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो सामने में जो पर्दा रहता है उसमें कम से कम एक सीन जो रहता है वो 1/16 सेकंड से ज़्यादा ही रहेगा, तभी बदलता है। अगर इतना कम रहेगा ना, इससे भी अगर कम हो जाए ना, तो क्या होगा, आप उसको, उस सीन को आप मिस कर दीजिएगा, देख ही नहीं पाइएगा, इतना जल्दी निकल जाएगा आँख से। ठीक है, तो 1/16 सेकंड तक हमारे आंख पे रहता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/16 सेकंड, ये 10 है गलत हो जाएगा, 1/20 गलत हो जाएगा, 1/16 ये सही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था आपका 21 सवाल, 21 क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपका 21 में से कितना सही हुआ और कितना गलत हो गया, और गलत हुआ तो आपको समझ में आया वो सवाल या नहीं आया, ये भी करके बताइए। और अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो ये भी बताइए कमेंट करके कि हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, इसका फिर से एक बार समझा दीजिए इस क्वेश्चन को, तो हम वो भी कर देंगे। ठीक है, तो रहते आज यहीं तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए।